हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि लर्न बाय मैप्स के नाम से एक सीरीज हम लोग चलाते हैं जिसमें पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स रहे करंट अफेयर्स में, स्टैटिक अफेयर्स में, उन सबको मैं एक क्लास में कंबाइन करता हूं और हफ्ते में एक बार हम जरूर डिस्कस करते हैं। तो आज हम सेट 18 को डिस्कस करेंगे। पहले 17 सेट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी लर्न बाय मैप के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर भी आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये जो पिछला वीक था, इस थर्सडे से लेकर पिछले थर्सडे तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए और उसमें कौन कौन से मैप्स के बारे में पूछा गया। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक ऐसे मैप को जो आपको समझाएगा कि रिसेंटली क्या हुआ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो जब से बांग्लादेश में शेख हसीना को कंट्री से बाहर निकाल दिया गया, मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं मैं कंट्री कंट्रोल कर रहा हूं, पर उनसे कंट्रोल हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो आप समझोगे कि अगरतला असल में एक ऐसा शहर है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बिल्कुल बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। शेख हसीना भी जब ढाका छोड़कर उनको इंडिया आना था तो सबसे पहले उनका जो हेलीकॉप्टर था वो यहां से यहां तक आता है, फिर यहां से वो प्रॉपर फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चले जाते हैं। ठीक है, तो ना अगर आप देखो अगरतला एक बहुत बड़ा शहर है नॉर्थ ईस्ट में, और कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है। अब अगर आपको अगरतला से कोलकाता जाना तो ये तो एक बहुत लंबा रास्ता बन गया। तो एक शॉर्ट रास्ता क्या था जो काफी टाइम से यूज किया जाता था कि वाया बांग्लादेश बस सर्विस चलती थी। रिसेंटली ये बस सर्विस को बांग्लादेश के सिटीजन्स के द्वारा, लोकल्स के द्वारा रोका जाता है, जबरदस्ती अटैक किया जाता है, थ्रेट दिए जाते हैं, जिससे त्रिपुरा में लोगों में बहुत गुस्सा आ जाता है। त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट बहुत नाराज होती है विद बांग्लादेश। अगरतला में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। बांग्लादेश की जो एम्बेसी है इंडिया में वो तो कैपिटल में है, न्यू दिल्ली में, पर एम्बेसी के अंदर ना एक चीज होती है, मतलब ऑफिस होते हैं, उसको बोलते हैं कमीशंस या मिशंस। ठीक है, या एक और टर्म भी होती है एम्बेसी के अंदर, काउंसलेट्स। ठीक है, तो बांग्लादेशी एम्बेसी या फिर इंडिया और बांग्लादेश एम्बेसी वर्ड नहीं यूज करते, हम लोग बोलते हैं हाई कमीशन, क्योंकि आपको पता होगा जो कंट्रीज ब्रिटिश रूल में रही थी वो एक दूसरे की एम्बेसी को हाई कमीशन बोलती है। तो वैसे बांग्लादेशी हाई कमीशन दिल्ली में, पर उनका एक मिशन मतलब एक छोटा ऑफिस काम करता था अगरतला में, क्योंकि यहीं से तो लोगों ने आना जाना था। उस मिशन में, उस बिल्डिंग में जो प्रोटेस्टिंग इंडियंस थे त्रिपुरा के, अगरतला के, वो अटैक करने की कोशिश करते। तो ये किसका रिस्पॉन्स था? वो जो बस पे अटैक हुआ। तो बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश की सरकार कहती है कि इंडिया में तो हम सेफ नहीं, वो सब शुरू कर देते। ठीक है, तो ये मैप आपको असल में समझाता है कि कैसे ये सब चीजें हो रही हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट अगर बहुत जल्दी बड़े स्टेप्स लेकर अपनी कंट्री को कंट्रोल नहीं करती, सही रास्ते नहीं डालती, तो उनके लिए काफी खराब फ्यूचर आ रहा है। इलेक्शन नहीं करवा रहे मोहम्मद यूनुस, वो कह रहे मैं ही केयर टेकर सरकार चलाऊंगा। तो ये एक अच्छी चीजें नहीं है। इंडिया का नेबर है बांग्लादेश, हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि अच्छी डायरेक्शन में कंट्री जाए, पर अभी ऐसा लग नहीं रहा। ठीक है, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझाता हूं। जब आपकी कोस्ट लाइन, ये इंडिया की कोस्ट लाइन, श्रीलंका वगैरह खत्म हो गई, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी होता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। आप ही का पानी, आप ही के लॉस। उसके आगे और 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है कंटेजियस जोन। आपके लॉस थोड़े वीक पड़ गए, इंटरनेशनल लॉस शुरू हो गए। और आपकी कोस्ट लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर में कैसे करते हैं? 1 नॉटिकल माइल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर। तो मतलब 200 नॉटिकल माइल मतलब आपकी कोस्ट से लेके 370 किलोमीटर तक का जो पानी है वो एक्सक्लूसिवली आपका जोन है, उसमें कोई भी पानी के नीचे माइनिंग वगैरह करनी आप ही करो। ठीक है, पर जब सारी दुनिया के ईजेड खत्म हो जाते हैं और बचा हुआ समुद्र है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाई सीज या इंटरनेशनल वाटर्स। ये मैप दिखा रहा है इंटरनेशनल वाटर्स क्या है, या फिर इसको और अच्छे से देखते हैं। तो अगर आप देखो, ये जो हल्का सा क्रीमिश है ये दुनिया की लैंड है, जमीन है। फिर ये जो हल्का सा व्हाइटिश है ये दुनिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इंडिया का ये रहा। और ये जो बिल्कुल ब्लू कलर में ये है दुनिया में हाई सीज, इंटरनेशनल वाटर्स। इसको लेकर आज तक कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई, कहीं नहीं लिखा गया कौन संभालेगा। अब जाके, मतलब ट्रीटी तो चलो है, अब जाके इंडिया ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। तो असल में ये न्यूज थी कि इंडिया ने भी हाई सीज ट्रीटी को साइन कर लिया, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने कर लिया है। और हाई सीज ट्रीटी को साइन करने का मतलब है इंटरनेशनल वाटर की चिंता आपको भी होनी चाहिए। आपका भी धरती, आपकी भी, आपका भी वो पानी है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का
ऑलमोस्ट आधा एरिया, 50% से थोड़ा कम होता है, 43 पॉइंट कुछ परसेंट होता है, ऑलमोस्ट आधी दुनिया इंटरनेशनल वाटर्स ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप अपने इंटरनेशनल वाटर्स को ध्यान में रखो। हाँ, इंटरनेशनल वाटर किसी एक कंट्री के नहीं होते, टेरिटोरियल वाटर कंट्रीज के अपने अपने होते हैं, कंटेजियस जोन भी आपके अपने होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आपके होंगे, पर इंटरनेशनल वाटर सभी का है, ठीक है। रिसेंटली सियाचिन ग्लेशियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है सियाचिन। एक तरफ आपको मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक तरफ अक्साई चिन, और ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इंडिपेंडेंस इंडिया का पार्ट नहीं है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के अंडर इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसका कंट्रोल ले लिया और तब से कंट्रोल हमारे पास है, ठीक है। रिसेंटली यहां पर हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू इंटरनेट पहुंचाएगा। सोचो इतनी ऊंचाई पे आपने प्रॉपर वायर के थ्रू, वो जो ऑप्टिक फाइबर केबल पता है आपको, उसमें ग्लास होता है, बहुत स्पीड होती है इंटरनेट की, वो सर्विस सियाचिन तक पहुंचा दी गई। ये ऐसा नहीं कि वहां जाके आप यूट्यूब सोशल मीडिया यूज करना चाहोगे, ये आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहले भी नेटवर्क था पर वो बहुत ही लिमिटेड था, अब आपने प्रॉपर अपनी ऑप्टिक केबल्स पहुंचा दी है टिल सियाचिन, और अगर यहां पहुंचा दी तो इंडिया में फिर कोई इससे डिफिकल्ट टेरेन तो बचा ही नहीं, आप समझ रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं। असल में यहां पर एक मैप क्या है, मैप आपको दिखा रहा है कि भाई कैसे दिल्ली के, ये दिल्ली है ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, न्यू दिल्ली यहां पर है नीचे, ठीक है, ये दिल्ली यूटी है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी में कहां आपको AQI लेवल 400 के भी पार देखने को मिलते हैं। जब AQI 400 के पार पहुंच गया फिर तो ये बहुत ही डेंजरस है। 50 तक ठीक होता है, 100 के बाद ये डेंजरस होने लग जाता है और उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा। क्या क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में? PM 2.5, PM 10 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, पर हमें सबसे ज्यादा चिंता इसकी PM 2.5। तो इसके लेवल्स पूरे नॉर्थ इंडिया में बढ़े हुए हैं। अभी 1-2 दिन से थोड़ी हवा चल रही है तो थोड़ा सा पोल्यूटेंट लेवल्स कम हुए हैं। अब जब ये हवा रुकेगी सर्दी फिर से बढ़ेगी, फिर बढ़ेंगे। अब अगर एक बार अच्छे से बारिश पड़ जाती तो ये पोल्यूशन लेवल गिरेंगे और उसके बाद तो फिर इवेंचुअली तो देखो बढ़ना ही है, रोज तो बारिश हो नहीं सकती। पर अभी के लिए ये जहां जहां 400 से पार है वो बहुत डेंजरस है। दिल्ली यूटी ऑलमोस्ट सारी ही 400 के पार है, एवरेज निकाल लो कि दिल्ली यूटी की 400 से पार ही आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इसी से जुड़ा हुआ एक और मैप है, असल में दिखा रहा है कि भाई यहां तो बहुत ही दिक्कत है, पूरा ये जो इंडो गैंगटिक प्लेन है। बाकी फिर जहां जहां बहुत बड़ी सिटीज आ गई वहां AQI की दिक्कत है। कोस्टल एरियाज में फिर भी चीजें बहुत कंट्रोल में रह जाती हैं क्योंकि हवा बहुत चलती है, बारिश हो जाती है और हवा में नमी, मॉइस्चर काफी होता है, तो कोस्टल एरिया में फिर भी कंट्रोल हो जाता है। इंडो गैंगटिक प्लेन, ये जो पाकिस्तान से शुरू होकर इंडिया होता होता बांग्लादेश तक जाता है, ये सबसे डेंजरस एरिया है इन टर्म्स ऑफ बैड एयर, और ये दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में अगर इकट्ठा होकर रहती है तो इस एरिया में रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली यूपी में मुरादाबाद में जो संभल है, बहुत न्यूज में आया, वहां पर एक जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था, बहुत वॉयलेंस हुई, आज तक भी वो टॉपिक चल रहा है। कहां पर आपको देखने को मिलेगा? बहुत मुझे क्लियर मैप नहीं मिल पाया, तो अगर आप देखो ये हमारी नेशनल कैपिटल है, बस उससे थोड़ा ही दूरी पे आपको पता है दिल्ली की एक तरफ यूपी है, दिल्ली की दूसरी तरफ हरियाणा, ठीक है। हरियाणा दिल्ली को टॉप से, राइट से और बॉटम से कवर करता है, यूपी लेफ्ट से पूरा कवर करता है। तो बस बिल्कुल नेशनल कैपिटल के बगल में आपको देखने को मिलता है मुरादाबाद, और वहीं पर आपको देखने को मिलता है संभल, ठीक है, यहां, ठीक। आगे चलते हैं। शायद आपको एक टॉपिक पता होगा, काफी बार इस पे जैसे यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आपकी कंट्री में एक एवरेज फीमेल अपनी पूरी जिंदगी में कितने बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। तो मान लो किसी कंट्री का TFR है 2.0, तो मतलब उस कंट्री की एक एवरेज फीमेल 2 बच्चों को जन्म दे रही है। तो एक एवरेज फीमेल 2 बच्चों को जन्म दे रही है तो फीमेल मेल कपल होगा, मदर एंड फादर। तो मदर फादर ने आगे 2 बच्चे बना दिए, तो मतलब ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन के लिए बहुत बढ़िया। पुरानी जनरेशन चली जाएगी, अगली जनरेशन आ जाएगी संभालने के लिए। वैसे 2.0 नहीं, बेस्ट फर्टिलिटी रेट होता है 2.1। अगर आपकी कंट्री का फर्टिलिटी रेट 2.1 है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। 2.1 का मतलब 10 फीमेल्स 21 बच्चों को जन्म दे रही है। 10 फीमेल्स है तो 10 मेल भी होंगे, 20 लोगों ने 21 लोग बना दिए, ऑलमोस्ट रिप्लेस होगी पॉपुलेशन, ठीक है।
पर इंडिया का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, बहुत बुरी तरह से गिर रहा है। आप देख सकते हो कैसे बहुत सारी सिटीज में ये 2 से भी 0 है, तो बहुत सारे स्टेट्स में 2 से भी नीचे आ चुका है। गोवा का 1.3 है, और सोचो ये तो इंडेक्स 2019-20 का है, और जैसे आप आगे जाओगे और गिरेगा। पंजाब का एग्जांपल ले लो, 1.6, मतलब 10 फीमेल्स पंजाब में ऑन एन एवरेज 16 बच्चों को जन्म देंगे। 10 फीमेल्स है तो 10 मेल भी होंगे, मदर फादर, तो 20 लोगों ने आगे 16 लोग बनाए, तो 4 लोगों की कमी होगी। कुछ कुछ एरियाज में तो बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिलेगा आपको। अंडमान निकोबार का 1.3, गोवा का 1.3, 2 बहुत अच्छा है, या 2.1 तो बहुत ही बढ़िया है। यूपी का ज्यादा है, बिहार का भी काफी ज्यादा है, दिल्ली का 1.6, चंडीगढ़ का सिर्फ 1.4, 20 लोग आगे सिर्फ 14 लोगों को बना रहे। ये मैप दिखा रहा है कि कहां फर्टिलिटी रेट बहुत बुरी तरह से गिरे। लद्दाख में 40% की कमी आई, जम्मू कश्मीर में 30% की कमी आई, बड़ी स्टेट्स में अगर देखें महाराष्ट्र में 10% कमी, यूपी भी सोचो इतने फर्टिलिटी रेट पे भी अभी 11% से डाउन है, राजस्थान डाउन है। तो देखो एक तरफ तो अच्छी चीज है कि भाई अगली जनरेशन जब जन्म देती है, बर्थ देती है, तो बहुत सोच समझ के कि हाँ एक बच्चा या 2 बच्चे, इन्हीं के ऊपर सारे रिसोर्सेज लगा के इन्हीं की जिंदगी बेटर करें। पर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जो आज जापान, स्वीडन, चाइना में कि भाई बिल्कुल ही पॉपुलेशन या बर्थ डाउन होने शुरू हो जाएंगे, तब आपकी कंट्री कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करती है, बहुत बड़ी बात होगी। पुतिन ने जब यूक्रेन की वॉर करी तो पुतिन पे इल्जाम लगे कि इसकी कंट्री बहुत बड़ी है, लोग बहुत कम है, तो ये यूक्रेन से जिस जिस एरिया को कैप्चर करता था वहां से छोटे बच्चों को भी रशिया ले आया कि आगे जाके इनको मैं रशियंस बनाऊंगा, क्योंकि मेरी कंट्री की तो बर्थ रेट बहुत डाउन है। ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। जब TFR 2.1 हो तो ये बन जाता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, वो आपको बता दी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपको बताइए हर साल जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन लेवल्स बढ़ जाएं तो कहते हैं कि भाई दिल्ली NCR में एक आर्टिफिशियल रेन करवानी। कैसे करवाई जाती है? अगर सर्दियों का दिन है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और थोड़े थोड़े बादल की फॉर्मेशन हो गई है, तो आपको एक प्लेन को यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पर बेस्ट माना जाता है सिल्वर आयोडाइड, उसका छिड़काव करवाओ और एक कैटलिस्ट फॉर्मेशन होगी, क्रिस्टल्स बनेंगे। अगर बारिश होने के चांसेस कम भी थे तो भी शायद बारिश हो जाए। दुनिया में कुछ कंट्रीज ने इसको यूज किया, जब बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स थे वो नहीं चाहते थे स्टेडियम में बारिश हो, तो पहले कहीं करवा दी। कुछ कंट्रीज ने यूज किया, गर्मी बहुत बढ़ रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, एक बार बारिश हो जाए तो गर्मी डाउन हो, बहुत ज्यादा गर्मी थी, मिडिल ईस्ट में इसको यूज किया। हमने सोचा है कि दिल्ली NCR के पोल्यूशन को एक बार डाउन करने के लिए यूज करेंगे, अभी तक नहीं किया। इस सीजन में दिसंबर जनवरी में क्या होता है देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे, करंट के, स्टैटिक के, मैंने आपके साथ डिस्कस करे। मिलेंगे ऐसी क्लास में नेक्स्ट वीक, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।